नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल जो आपकी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेट कर सकती है फिर से अपने यहाँ पर। क्या कारण है कि अचानक से चुनाव के बाद में वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को विधान परिषद की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद आपकी मौजूद है। क्या राज्यों को ये स्वतंत्रता होती है पूरी तरीके से कि वो अपने यहाँ पर विधान परिषद बना सकती है? अगर विधान परिषद बनाना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सबको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ है जो यहाँ पे लिखी है कि कैन अ पर्सन हु लॉस्ट इलेक्शन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। क्या एक हारा हुआ प्रतिनिधि किसी राज्य का आपका मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसका मैं जवाब दे दूं, हाँ बन सकता है। बस शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव जीतना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका होता है कि उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा अगर वहाँ पर वो मौजूद है। पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है आपका, स्टेट लेजिस्लेचर होता है जो आपका स्टेट में, तो वो दो से बनता है। तो एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरी तरीके से ऑप्शनल होती है। जो आपका मैंडेटरी होता है वो होता है आपका कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यानी कि भारत में 6 ऐसे राज्य जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रखी है, और ऐसे राज्यों को बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कैमरल, ठीक है ना। और जो जिनमें केवल क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें बोलते हैं यूनिकैमरल, एक सदनीय, और ये होता है द्विसदनीय। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ऑल इंडिया तृणमूल जो आपकी कांग्रेस है, उसने चुनाव जीत लिया आपका वेस्ट बंगाल का, आप जानते हैं। अभी वहाँ पर लेजिस्लेटिव के आपके चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, असेंबली के। पर जो उनकी लीडर है ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम से हार गई थी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। तो इस तरीके से, पर फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बन गई है। अब एक हारा हुआ प्रतिनिधि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनता है, इस चीज़ को इसमें समझेंगे। तो लिखा हुआ, इज देयर एनी लीगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बार इन द पर्सन हु लॉस्ट इलेक्शन बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। दिस कॉलम अटेम्प्ट टू डिस्कस द लॉ एंड द प्रेसिडेंट्स इन दिस रिगार्ड। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 164 बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से और जो अदर मिनिस्टर उनके अपॉइंटमेंट से। आर्टिकल 164 का जो आपका क्लॉज फर्स्ट है, वो ये बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो गवर्नर द्वारा आपका अपॉइंटेड होगा, और बाकी जो आपके मिनिस्टर्स होंगे वो भी गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड होंगे, पर एडवाइस होगी किसकी, चीफ मिनिस्टर की। तो उन्हीं की एडवाइस पे आप दूसरे मंत्रियों को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और जितने भी मंत्री होते हैं वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब एक आता है आपका आर्टिकल 164 क्लॉज 4। इसमें लिखा होता है कि कोई भी मिनिस्टर आपका मिनिस्टर रह सकता है, मान लीजिए अगर वो चुनाव जीता हो या ना जीता हो तो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। पर उसे जब वो ओथ लेगा तब से लेकर 6 महीने तक के अंदर, 6 महीने के अंदर तक उसे या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधान परिषद, विधान सभा से, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर वहाँ मौजूद है उस राज्य में तो वहाँ से चुन के आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है 6 मंथ इन द नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सेल एट द एक्सपिरेशंस ऑफ द पीरियड सीज टू बी द मिनिस्टर। तो ये बोल रहा है कि अगर 6 महीने के अंदर नहीं चुना जाता है तो वो अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। पहली बार ये केस देखने को मिला था हरशरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह केस 1978 का, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था। इसमें क्या था कि जो आपके चीफ मिनिस्टर उस समय अपॉइंट हुए थे उत्तर प्रदेश के, त्रिभुवन नारायण सिंह, वो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं थे, तो उनके खिलाफ ये केस किया गया था, ठीक है ना। तो जब केस किया गया तो बात आई, जब हाई कोर्ट आया जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसने यहाँ पर एक क्लॉज फर्स्ट दिया आर्टिकल 164 का, जो प्रोहिबिट करता था अपॉइंटमेंट ऑफ द एनी पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एज द चीफ मिनिस्टर। मतलब निषेध करता था किसी व्यक्ति के चीफ मिनिस्टर बनने पर अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपका क्या नहीं, पार्ट नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं हुआ है। तो इस क्लॉज को रिजेक्ट करता है आपका कौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो क्लॉज 1 उस समय बोलता था, इसलिए केस किया गया था। तो हेल्ड दैट द चीफ मिनिस्टर लाइक एनी अदर मिनिस्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर द 6 मंथ विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रह सकता है
लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या बनना पड़ेगा, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा, ठीक है ना। अच्छा, भारत में क्या ऐसे अभी वर्तमान में कुछ मुख्यमंत्री हैं जो आपकी विधानसभा से ना आकर विधान परिषद से आते हैं? तो बिल्कुल है। नीतीश कुमार हो गए बिहार के, योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के, और उद्धव ठाकरे हो गए आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के। ये ऐसे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं है। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, और ये थोड़ा दिमाग में रखिए, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपके मेंबर हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से रिस्पेक्टिवली। अच्छा, नन ऑफ देम हैज द कंटेस्टेड अ विधानसभा इलेक्शन टू टेक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल नहीं, इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन नहीं लड़ा था। नीतीश कुमार इज द ओनली वन ऑफ देम टू हैव द एवर कंटेस्टेड अ विधानसभा इलेक्शन। ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या सिचुएशन पड़ रही है इसकी। तो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि उन्हें विधान परिषद की जरूरत होगी। अगर वो विधान परिषद बनाने में सक्सेसफुल रहे तो ममता बनर्जी को एक और मौका होगा। एक तो वो क्या कर सकती हैं, अभी चुनाव लड़ सकती हैं किसी भी व्यक्ति को, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि टीएमसी का ही होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि टीएमसी की किसी विधायक को अपनी सीट छोड़नी होगी और ममता बनर्जी को उस सीट से लड़के जीतना होगा 6 महीने के अंदर, तो वो मुख्यमंत्री पद पर आपकी क्या रह सकती हैं, आसीन रह सकती हैं। या तो फिर दूसरा तरीका होगा कि अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म कर दें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के आकर आपका बोल सकते हैं लीगली चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तो आगे लिखा हुआ फॉर सेटिंग ऑफ द काउंसिल अ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली, उन्होंने कर दिया एंड देन अ नोट फॉर्म द गवर्नर इज रिक्वायर्ड। आप याद रखिए कि इंट्रोड्यूस तो असेंबली में कर दिया, पर उसको एक नोट फॉर्म की जरूरत होगी गवर्नर के थ्रू, मतलब गवर्नर का उसमें क्या चाहिए, आपको हामी चाहिए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट वाज एबोलिश्ड इन द 1969। ऐसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में नहीं था, 1969 से पहले वहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, पर 1969 में वहाँ पर वो एबोलिश कर दी गई थी। अब बेसिक जान लेते हैं फॉर्मेशन का कि किस तरीके से आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड होती है। इंडिया हैज़ अ बाई कैमरल सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर देखें सेंट्रल लेवल पे देखें तो आपका लोकसभा और राज्यसभा आता है, और स्टेट लेवल पे देखें तो आपका विधानसभा और विधान परिषद आती है। अगर अब बात करें कि आर्टिकल 169 की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर राज्य में, और जहां पर आपकी ऐसे जो आपके कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी हो गए। अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर को शायद से वो मिलेगा स्टेटस, पर अभी टाइम लगेगा। तो दिल्ली और पुदुचेरी और बाकी जितने भी आपके राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो वहाँ पर मैंडेटरी होता है विधानसभा का होना। पर 6 से स्टेट्स भी हैं भारत में जहाँ पर आपका विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 ऐसे राज्य जहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। अच्छा, 2020 की अगर बात करें, एक केस था आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर क्या हो रहा था कि जानते हैं आपकी जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनी थी, और जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनने के बाद वहाँ पे जो पहले सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोल सकते हैं मेजोरिटी में थी। तो जो फैसले लेना चाह रहे थे जगन मोहन रेड्डी, उसमें लेट लग रही थी, तो वो उन्होंने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कि वहाँ पर विधान परिषद को खत्म किया जाए। तो लिखा हुआ इन 2020 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास द रेजोल्यूशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस रेजोल्यूशन येट टू बी क्लियर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया टू फाइनली एबोलिश द काउंसिल। और ये जो अब देख लीजिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं आपके, कोई भी राज्य हो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि उन्हें अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है कि नहीं रखनी है, पर एक लास्ट कंफर्मेशन चाहिए होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो आंध्र प्रदेश को अब तक नहीं मिला है। इसी तरीके से आपका जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला था जब उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था। उसी के साथ आपने देखा था कि उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को भी क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया गया था बाय द एक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019, which reduced the state of the Jammu and Kashmir, the Union Territory of the Jammu and Kashmir and Ladakh। आर्टिकल 169 आपका क्रिएशन और एबोलिशन से रिलेटेड है लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एबोलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, हटा भी सकता है और क्रिएट भी कर सकता है, और बाय ए सिंपल मेजोरिटी। आपका बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी होता है कि जितने भी प्रेजेंट वोट है, लिखा हुआ है दैट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग। तो अगर 50% प्लस 1, मान लीजिए अगर टोटल 200 है तो 200 का 50% 100 होता है, और 100 के साथ 1 जोड़ दीजिए, तो अगर 101 लोग
आपका क्या कर देते हैं, वोट कर देते हैं खिलाफ में या समर्थन में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपका क्या किया जा सकता है, एबोलिश भी किया जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, आगे लिखा हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। और लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी होनी चाहिए वहाँ की, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। 2/3 इस तरीके से मानिए कि अगर 300 सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं, तो उसमें से कम आपके पास कितनी होनी चाहिए, 200 सीट्स या 200 आपके पास वोट्स होने चाहिए। 300 सीट्स हैं तो 300 वोट्स में से 200 वोट्स आपके पक्ष में होने चाहिए, तब जाके आप लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बोल सकते हैं बहुमत मिला है वेस्ट बंगाल को, तो ये आसानी से पास हो जाएगा। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या होना चाहिए, अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड, एक सेकेंड, तो मैं बात कर रहा था आपका कि स्पेशल मेजोरिटी इम्प्लाइज क्या क्या करता है भाई। तो लिखा हुआ है ये होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, याद रखना ये लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। सिंपल मेजोरिटी कौन करती है, पार्लियामेंट का होता है। तो लिखा हुआ है कि स्पेशल मेजोरिटी इम्प्लाइज द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट इन द वोटिंग। तो ये याद रखना, जैसे मैं बता ही रहा था। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि वो डिसीजन ले सकती है कि उसको आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मतलब ये पार्लियामेंट भी नहीं होता कि वो किस राज्य को देना चाहे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो पार्लियामेंट जो होता है वो एबोलिश कर सकती है, क्रिएट कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। नॉर्मल होता है सिंपल मेजोरिटी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो भी क्या, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो आपके वहाँ पे मौजूद है उनसे, यानी कि टोटल नहीं होनी चाहिए। टोटल, और थोड़ा दिमाग में रखना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, हाँ यहाँ पर आपका स्पेशल मेजोरिटी, तो आपके पास बहुत बड़ा जनमत होना चाहिए, तभी जाके आप फैसला ले सकते हैं। अच्छा, कंडीशन है हर कोई राज्य के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आ सकती। ठीक है ना, उसका मैं अभी आगे बताता हूँ आपको कारण क्या है। आगे लिखा कंपोजिशन, तो अंडर आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये याद रखिए कि अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करते हैं तो उसमें आपके 1/3 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकते, किसके मुकाबले, लेजिस्लेटिव असेंबली के मुकाबले। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई राज्य जिसके पास आपके कितने सीट्स हैं, अभी थोड़ा सा 1/3 के हिसाब से मान लेता हूँ, 300 मान लेता हूँ। मान लीजिए उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 सीट्स हैं, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1/3 से ज़्यादा ना होने का मतलब है कि 300 का अगर मैं 1/3 निकालूँ तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 100 रह सकती है। दूसरी कंडीशन ये है, चलो ये तो फुलफिल हो जाती है, पर सेकंड कंडीशन, कुछ राज्य जो आपका क्या एलिजिबल नहीं होते इसके लिए, वो उसका कारण ये है कि 40 मेंबर्स से आपके कम नहीं होने चाहिए। जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 आपकी क्या विधानसभा सीटें, अगर इसका भी मैं 1/3 निकाल दूँ तो मोटा मोटी आपका निकल जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, लगभग 23 + 1 24, मान लीजिए 24 सीटें, 24 सीटें आ जाएंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम। तो पहला तो क्राइटेरिया फुल होता है, पर सेकंड क्राइटेरिया फुल नहीं होता, आपका फुलफिल नहीं होता। और 40 मेंबर, तो उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य आपका क्या नहीं बना सकता, आपका विधान परिषद नहीं बना सकता। तो याद रखना कि आर्टिकल 171 के थ्रू ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे उसमें विधानसभा के मुकाबले, मतलब स्टेट असेंबली के मुकाबले या लेजिस्लेटिव असेंबली के मुकाबले 1/3 से ज़्यादा की आपकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर बात करें तो लाइक द राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। बिल्कुल जैसा राज्यसभा होता है आपका कंटिन्यूइंग, मतलब ये आपका भंग नहीं होता। ठीक है ना, डिसॉल्व नहीं होती है, डेजोल्यूट नहीं होती। तो ये आप याद रखना, इट्स अ परमानेंट बॉडी। ठीक है ना, जैसे राज्यसभा आपकी कैसे होती है, परमानेंट बॉडी होती है, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपकी परमानेंट बॉडी होती है। अच्छा, इसका जो टेन्योर होता है एमएलसीज का, जैसे आपने सुना होगा एमएलए होते हैं, तो वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधायक बोला जाता है। और एक एमएलसी होते हैं मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनका जो टर्म होता है सेम होता है राज्यसभा जैसा, 6 साल का। और बोल सकते हैं कि हर 2 साल में 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए आते हैं। अच्छा, मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो मैं बता देता हूँ कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं आपके जो स्टेट एमएलए होते हैं, मतलब विधायकों द्वारा चुने जाते हैं एमएलसी में। तो ये आप याद कर लीजिए। जो दूसरा 1/3 होता है वो आपका किस तरीके से आता है, जो आपके म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं उनके थ्रू आता है। 1/12 होते हैं टीचर्स और 1/12 होते हैं आपके ग्रेजुएट्स। और जो बाकी बच्चे होते हैं आपके कौन चुनता है, तो होते हैं आपके गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो 1/3 + 1/3, तो ये हो जाता है आपका 2/3। तो 2/3 तो यही हो गया। अच्छा, अगर बोला जाएगा 1/12 1/12, तो 1/12 + 1/12,
ये हो जाता है आपका कितना 2/12 और ये हो जाता है आपका 1/6। और जो आपका गवर्नर होते हैं वो भी कितने होते हैं 160 चुनते हैं, तो 1/6 + 1/6 कितने हो जाता है, ये 2/6 और ये होता है 1/3, तो 2/3 + 1/3 कितना हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये जरूर याद रखें कि 1/3 आपके कौन होते हैं, एमएलए चुनते हैं, 1/3 आपका म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनते हैं, 1/12 आप याद रखना टीचर और ग्रेजुएट्स चुनते हैं। मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कौन, एमएलएस और जो आपके म्यूनसिपैलिटी जो चुन के आते हैं, तो उनका तो आप दिमाग में रखिए कि 1/3 टीचर और ग्रेजुएट्स का याद रखने का तरीका है कि ग्रेजुएशन जो होता है वो 12वीं के बाद होता है, तो आप इस तरीके से आ सकते हैं ग्रेजुएट्स और टीचर्स का। बाकी रिमेनिंग जो होता है 1/6 के आसपास होता है, वो गवर्नर के पास होता है। गवर्नर भी ये अपॉइंट करता है अलग अलग फील्ड से, अलग अलग सर्विसेज से, जैसे लिटरेचर आ जाता है, साइंस आता है, आर्ट आता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स आ जाते हैं, सोशल सर्विस से यहाँ से लोगों को लिया जाता है बाई गवर्नर। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो किस तरीके से सिमिलर है राज्यसभा के, तो लिखा हो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द काउंसिल आर लिमिटेड। एक चीज याद रखना कि लेजिस्लेटिव पावर में अगर देखा जाए काउंसिल काफ़ी लिमिटेड होती है, जबकि राज्यसभा को अगर देखा जाए तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेचर होता है, बस आप जो आपका क्या होता है फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनको छोड़ दें अगर, तो बाकी जितने भी होते हैं आपके सब में राज्यसभा इक्वली पोजिशन होती है विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा, ये थोड़ा दिमाग में रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये याद रखना, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। हाँ, बस वो रोक सकती है किसी बिल को, क्या कर सकते हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है तो उसे रोक सकती है, उतनी उतनी पावर नहीं होती एज कम्पेयर टू द राज्यसभा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। असेंबली कैन ओवरराइड सजेशन अमेंडमेंट्स मेड टू द लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल, ये याद रखना। अगेन अनलाइक राज्यसभा, एमपी एमएलसी कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें भी आप याद रखिए, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर करते हैं, लोकसभा के मेंबर करते हैं, और जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पर एमएलसी के मेंबर आपके पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं आती। एक और चीज़ है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल्स बोला जाता है, और राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है या स्टेट काउंसिल बोला जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। ये अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा है, और वहीं से हमने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा, आगे लिखा, तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन वाइल अ मेंबर फ्रॉम द काउंसिल इटसेल्फ इज चूजन एज अ काउंसिल चेयरमैन। अच्छा, क्या क्या जो भिन्नता है तो वो देख लेते हैं कि राज्यसभा का जो आपका चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, पर अगर यहाँ पर देखा जाए काउंसिल में, तो काउंसिल में क्या होता है कि आपका जो चेयरपर्सन चुना जाता है वो काउंसिल का ही मेंबर चुना जाता है। अच्छा, काउंसिल का अगर रोल देखें तो क्या करता है, इट कैन इंश्योर द इंडिविजुअल हु माइट नॉट बी कट आउट फॉर द इलेक्शन आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे आर्टिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आगे लिखा, इट कैन कीप एन आई ऑन द हैस्टी डिसीजन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव, अगर कोई भी यानी कि ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो बहुत बोल सकते हैं बहुत जल्दीबाजी में लिया गया है, सबको पसंद नहीं है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल आ जाता है, वो क्या कर सकता है उस बिल को रोक सकता है कुछ टाइम के लिए। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं भाई, तो लिखा हुआ है इट कैन डिले द लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही है भाई, जब रोक सकता है तो डिले कर सकता है लेजिस्लेशन प्रोसेस को। ऑल्सो इट कंसीडर द बर्डन ऑन द स्टेट बजट, बिल्कुल सही है, अब क्योंकि आपको क्या देनी पड़ती है, सैलरी भी देनी पड़ती है उनकी, तो स्टेट बजट पे ये काफ़ी बर्डन होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पार्क लीडर्स हु हैव नॉट बीन एबल टू विन एन इलेक्शन, ये उन लीडर्स को वहाँ से लाता है जिन्होंने आपका इलेक्शन नहीं जीता हुआ, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। यहाँ पे एक टी अलग से आ गया, तो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल सीट्स तो 294 सीट है, 294 लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे सीट है, तो आराम से क्या कर सकता है आपका फॉर्म्ड हो सकता है किसका, काउंसिल का। जैसे अगर मान के चलिए तो कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, तो जैसे 40 होनी चाहिए ना, 40 मिनिमम होनी चाहिए, तो 40 1/3 होता है, तो ये 1/3 किसका होता है, तो 4 3 12 120 का होता है। तो जिनके पास 120 से ज़्यादा आपकी क्या सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिन स्टेट्स के पास, वो आपका क्या फॉर्म कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म कर सकती है, विधान परिषद को फॉर्म कर सकती है। तो इसके पास तो लगभग दुगने से ज़्यादा है, 294। जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 213 सीट मिली थी, बीजेपी ने भी एडवांटेज लिया था, 77 सीट मारी थी, और लेफ्ट और कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था। अब बात करते हैं आपका कि जो आपका पार्ट 6 आता है स्टेट के बारे में बात करता है, और चैप्टर 1 में जनरल है, जिसमें 152 में आपका डेफिनेशन आता है। एक बार मैं सारे पढ़ लेता हूँ, तो ये चलते आपके, अगर मैं बोलूँ द स्टेट 152 टू 238 तक चलता है, ये आपने याद रखना है। जैसे लिखा हुआ द एग्जीक्यूटिव, जो चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव द गवर्नर आता है, तो 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट होगा, 154 में एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होगा, 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर होगा, 156 में टर्म ऑफ ऑफिस होगी,
157 में क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर, ये जरूर लिख लिया करिए आप कॉपी में अपने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 158, और अब देख लेना कि जितने भी अभी आपको मैंने ये 169 बताया, 171 बताया, आपका क्लॉज 4 169 का फर्स्ट, तो ये पेपर में आने की ज़्यादा चांसेस हुए क्योंकि बिल्कुल रिसेंट में आपके न्यूज़ में थे। तो आप ये पढ़ सकते हैं 158, 159 ओथ है, 160 हो गया, 161, तो ये आप खुद पढ़ लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप लिख सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 टू 167 है। फिर आपका चैप्टर 3 में आता है स्टेट लेजिस्लेचर आता है आपका, तो वो 168 से चलते हुए आपका चला जाता है कितना 177 तक। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जिसमें डेप्यूटी स्पीकर वगैरह ये आ जाते हैं आपके, तो ये 178 से चलते चलते जाता है 187 तक। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस 188 और 189 है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर 190 से चलते हुए ये आपका चलता है कहाँ तक, 193 तक। आपका पावर प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, ये 194 और 195 में आता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो आपका आता है 196 से चलते हुए 201 तक। प्रोसीजर इन द फाइनेंशियल मैटर 202 टू 207 तक जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ तक ना बजट को बोला जाता है, ये बजट नाम का कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होता, उसे AFS बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टेट का जो होता है वो 202 होता है, और अगर सेंटर का बोलूँगा तो सेंटर का आपका होता है आर्टिकल 112। तो 207 तक प्रोसीजर जनरली, तो 208 से चलते हुए आपका 212 तक जाता है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर 2013, जिसमें ऑर्डिनेंस पावर आती है जैसे, ठीक है ना, और आप उसका भी याद कर सकते हैं, किसका, प्रेसिडेंट का तो 1 2 3 ऑर्डिनेंस पावर। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका चैप्टर 5 जो आता है हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, 214 से चलते हुए आपका कहाँ तक जाता है, ये 231 तक जाता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जाती है तो 233 से 237 तक, और 238 आपका रिपील हो रखा है इस समय। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जो आपका PDF होगा वो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे द्वारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, बात करें तो लिंक ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी हो जाएगा, फेसबुक पे भी आपका लिंक शेयर हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपने अपडेट रहना है तो उस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।